जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जामिनेशन में छपने वाले प्रश्न ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी इज एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी इज ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी इज जॉन नेपियर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो चार्ल्स बेबेज को आमतौर पर कंप्यूटर का जनक यानी पिता कहा जाता है दोस्तों। ओके, यानी कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का पहला सिद्धांतात्मक डिज़ाइन किया था दोस्तों। उन्होंने दो प्रमुख मशीनों का विचार यानी डिज़ाइन किया था। पहला डिफरेंस इंजन और दूसरा पोलियोमियल टेबल्स। तो इन्होंने 1822 में गणनात्मक तालिकाएं यानी पोलियोमियल टेबल्स दिया था, जो कि स्वतः निकालने के लिए डिज़ाइन की गई स्वचालित यांत्रिक मशीन थी दोस्तों। और दूसरा जो है एनालिटिकल इंजन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है करेक्ट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चलिए, इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर का कौन सा भाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सीपीयू, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज एएलयू, ऑप्शन डी इज हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों में से जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, जहाँ सभी गणना यानी कैलकुलेशंस होता है तथा तर्क, लॉजिकल डिसीजन और नियंत्रण कंट्रोल ऑपरेशन किए जाते हैं। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क यानी परमानेंट स्टोरेज है दोस्तों। ठीक है, रैम मीन्स क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और हार्ड डिस्क जो है ये हमारा परमानेंट स्टोरेज है दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर ए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, इसी के साथ चलते हैं और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीयू में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं?
अभी हम लोगों ने देखा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। तो सीपीयू में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर एएलयू और कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन एएलयू और माउस, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट और कीबोर्ड, ऑप्शन डी मॉनिटर और रैम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सीपीयू में जो है कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वास्तव में कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों, ब्रेन होता है। और इसके मुख्य भाग हैं कौन कौन से, एएलयू। ओके, तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें क्या होता है सभी गणितीय जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक कार्य जैसे तुलना किया जाता है, बड़ा छोटा बराबर का काम करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट जो कि होता है सीपीयू और कंप्यूटर के अन्य हिस्सों रैम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह तय करता है कि कौन सा निर्देश कब और कैसे चलाया जाए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है, देखिए, कंप्यूटर भाषा का प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी बेसिक। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन यानी कंप्यूटर भाषा का प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सा है। तो आइए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी की भाषा यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL, इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें सारे निर्देश 0 और 1 यानी बाइनरी कोड में लिखे जाते थे। यह भाषा सीधे सीपीयू द्वारा समझी जाती है, किसी ट्रांसलेटर जैसे कंपाइलर इंटरप्रीटर की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी कंप्यूटर भाषा की जो प्रथम पीढ़ी जो है वो मशीन लैंग्वेज है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज़ प्रिंटर, ऑप्शन सी इज़ मॉनिटर, ऑप्शन डी इज़ स्पीकर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर इनपुट डिवाइस होता क्या है दोस्तों। इनपुट डिवाइस, ठीक है, तो ये वैसे उपकरण हैं जिनकी मदद से यूज़र कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देता है। ओके, तो उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड हो जाएगा, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक etc। ओके, तो यहाँ पर जो है कीबोर्ड
जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कीबोर्ड। इसका उपयोग अक्षर A to Z और अंक 0 से 9 और विशेष चिन्ह सिंबल्स टाइप करने के लिए होता है, इसलिए यह प्रमुख इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कीबोर्ड होगा और इसका उपयोग अक्षर A to Z, अंक की बात किया जाए, नंबर की बात किया जाए तो 0 से 9 और विशेष चिन्ह सिंबल्स टाइप करने के लिए होता है, इसलिए यह सटीक आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर बात किया जाए आउटपुट डिवाइसेस की, ओके, तो ये वे उपकरण है जिनकी मदद से कंप्यूटर प्रोसेस किए गए डाटा को परिणाम यानी रिजल्ट के रूप में दिखाता है। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर etc। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन ए यानी कीबोर्ड। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं, हार्डवेयर और मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है। हार्डवेयर और मेमोरी यानी रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए इज़ परमानेंट है, ऑप्शन बी इज़ टेम्प्रोरी, ऑप्शन सी इज़ ऑप्टिकल, ऑप्शन डी इज़ मैग्नेटिक। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, हार्डवेयर और मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थाई यानी वोलाटाइल मेमोरी यानी टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। इसमें वह डाटा और प्रोग्राम स्टोर होता है जो कंप्यूटर उस समय उपयोग कर रहा होता है। जैसे ही बिजली बंद हो जाती है, रैम में सारे स्टोर किया गया सारा डाटा मिट जाता है दोस्तों, इसलिए इसे टेम्प्रोरी मेमोरी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेम्प्रोरी। हार्डवेयर और मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं, रोम ROM का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम आउटपुट मेमोरी, ऑप्शन सी रीड आउटपुट मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रोम का पूरा नाम या फुल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, तो देखते हैं। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, रीड ओनली मेमोरी। तो यह क्या होता है, यह एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, सामान्य रूप से लिखा जैसे चेंज अपडेट नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय बूटिंग प्रोसेस के लिए प्रोग्राम जैसे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग होता है। वह
रोम में ही स्टोर होता है। इसका डेटा नॉन वोलाटाइल होता है, यानी बिजली बंद होने पर भी इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। ये इसका ज़बरदस्त खासियत होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन ए यानी रीड ओनली मेमोरी। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। और ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये पूछ रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ओके, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्शन इज ऑप्टिकल स्टोरेज, सी ऑप्शन इज फ्लैश स्टोरेज, डी ऑप्शन इज क्लाउड स्टोरेज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क, सबसे पहले जानते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है, HDD है ना। तो हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है जिसमें डेटा को मैग्नेटिक पैटर्न्स यानी चुंबकीय प्लेटों पर स्टोर किया जाता है, और यह नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। HDD का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो और बड़े फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज। ओके, तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, मैग्नेटिक स्टोरेज। यदि बात किया जाए ऑप्टिकल स्टोरेज की, तो इसका जो एग्जांपल है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। अगर फ्लैश स्टोरेज की बात किया जाए तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज की बात किया जाए, क्लाउड स्टोरेज तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ETC। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक स्टोरेज की डिवाइस है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। BIOS या बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरनल आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी बाइनरी इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इन चारों में से आपको बताना है फ्रेंड्स कि बायोस का जो फुल फॉर्म सही और सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस मीन्स क्या होता है, बायोस का मतलब बायोस एक फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक रोम चिप पर स्टोर होता है। यह कंप्यूटर के चालू होते ही सबसे पहले रन होता है और हार्डवेयर को जांचने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने का काम करता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी POST। कंप्यूटर ऑन होते ही हार्डवेयर जैसे रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क की जांच करता है दोस्तों, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल यह करता है। यह बेसिक इनपुट जो होता है कीबोर्ड, माउस होता है, और आउटपुट की बात किया जाए तो मॉनिटर, प्रिंटर्स डिवाइस को संवाद करता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? कैश मेमोरी जो है किसके बीच में कार्य करती है दोस्तों? क्वेश्चन, कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? ऑप्शन ए इज सीपीयू एंड रैम, ऑप्शन बी सीपीयू और मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस और सीपीयू, ऑप्शन डी रैम और हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन यानी कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बहुत नज़दीक या उसी के अंदर लगी होती है। इसका काम है सीपीयू और रैम यानी मेन मेमोरी के बीच डाटा को तेज़ी से पहुंचाना। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन सीपीयू एंड रैम हो जाएगा दोस्तों, यानी कैश मेमोरी के बीच का जो कार्य कौन करती है? सीपीयू और रैम करती है दोस्तों। ठीक है, तो कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच बफर की तरह काम करती है और अक्सर इस्तेमाल होने वाला डाटा पहले से स्टोर रखती है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी सीपीयू और रैम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट ऑप्शन ए सीपीयू एंड रैम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ किसका उदाहरण है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज़ यूटिलिटी, ऑप्शन डी इज़ लैंग्वेज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यानी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक, माइक्रोसॉफ्ट ओएस और डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इज स्प्रेड सीट, ऑप्शन बी इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज डाटाबेस, ऑप्शन डी इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12। तो एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, बुक्स आदि बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए
किया जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन MS वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है लाइनक्स किस प्रकार का OS है। लाइनक्स जो है किस प्रकार का OS है। ऑप्शन ए इज़ प्रोप्रीटरी, ऑप्शन बी इज़ ओपन सोर्स, ऑप्शन सी इज़ शेयरवेयर, ऑप्शन डी इज़ फर्मवेयर। तो आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी लाइनक्स किस प्रकार का OS है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है? लाइनक्स जो है एक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स है, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लाइनक्स किस प्रकार का OS है? ओपन सोर्स है दोस्तों। तो यह ओपन सोर्स है यानी इसका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है। कोई भी इसे डाउनलोड, इस्तेमाल और मॉडिफाई कर सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ओपन सोर्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कि बराबर पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज़ फर्मवेयर, ऑप्शन डी इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसमें कई एप्लीकेशंस शामिल होते हैं, जैसे MS वर्ड, ओके, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें होता है, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट जिसमें होता है, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक होता है दोस्तों। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्राम है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसमें यूजर किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग दस्तावेज बनाना, डाटा प्रोसेस करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना और आदि के लिए होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइकन का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? आइकॉन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए इज़ फाइल प्रोग्राम खोलने हेतु, ऑप्शन बी कीबोर्ड इनपुट के लिए, ऑप्शन सी प्रिंटर कमांड के लिए, ऑप्शन डी मेमोरी स्टोरेज के लिए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में यानी आइकन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने वाला छोटा ग्राफिकल चित्र होता है दोस्तों। क्या होता है आइकन? आइकन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने वाला छोटा ग्राफिकल चित्र होता है। यह किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, एप्लीकेशंस का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्तों, फाइल प्रोग्राम खोलने हेतु। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा, यूजर को कंप्यूटर के फाइल या प्रोग्राम तक जल्दी पहुंचा देने के लिए किसी आइकन पर डबल क्लिक करने पर संबंधित फाइल या प्रोग्राम खुल जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी आइकन का प्रयोग किसके लिए होता है, फाइल प्रोग्राम खोलने के लिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक नेटवर्क और इंटरनेट, ये जो है हमारा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों। इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए इज़ 1969, ऑप्शन बी इज़ 1975, ऑप्शन सी इज़ 1985, ऑप्शन डी इज़ 1990। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था। इन चारों ऑप्शंस में से बताने का कोशिश करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क और इंटरनेट, यहाँ तक जो है ये जो घेरा दिए हैं ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था। तो आइए देखते हैं। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है 1969 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में ARPANET, क्या ARPANET मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के रूप में हुई थी। ARPANET ने पहली बार कंप्यूटर नेटवर्किंग को संभव बनाया, जिसे अलग अलग कंप्यूटर्स में डेटा साझा करके कर सके। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 1969 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट का जो आविष्कार कब हुआ था, 1969 ईस्वी में इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए 1969। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16A की तरफ, ठीक है। इससे पहले 16 सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर, www का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन बी इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी इज़ वर्ल्ड वाइड वर्क, ऑप्शन डी इज़ वाइड वेब वर्ल्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। WWW का जो फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो यहाँ पर WWW इंटरनेट पर मौजूद हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यानी वेब पेज का एक क्या है दोस्तों, नेटवर्क है। इसका उपयोग इंटरनेट पर
जानकारी ढूंढने और शेयर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसे टिम बर्नर्स ली ने 1989 से 1990 1990 में बनाया था। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन बी यानी WWW का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। आइए देखते हैं 16 आईपी एड्रेस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट यहाँ पर हमसे पूछ रहा है दोस्तों आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं, यानी IPv4 जो होता है इसमें आईपी एड्रेस में कितने बीट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ 8 बीट, ऑप्शन बी इज़ 16 बीट, ऑप्शन सी इज़ 32 बीट और ऑप्शन डी इज़ 64 बीट। ओके, तो आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा उत्तर ऑप्शंस है ना, उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है यह सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाला आईपी एड्रेस है दोस्तों। यानी आईपी जो होता है यहाँ पर IPv4 जो होता है वो इसका जो होता है कितना बिट्स होता है 32 बिट्स होता है दोस्तों। कितना होता है 32 बिट्स होता है। इसे आमतौर पर 4 ऑक्टेट्स में लिखा जाता है और हर ऑक्टेट्स में 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो कुल बिट्स की संख्या 8 चौके 32 यानी 32 बीट जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी आईपी एड्रेस में जो है IPv4 में जो होता है वो 832 बीट होते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा है, ईमेल का जो है प्रोटोकॉल कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ SMTP, ऑप्शन बी इज़ FTP, ऑप्शन सी इज़ HTTP, ऑप्शन डी इज़ SNMP। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ईमेल का प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा होगा, यानी सही उत्तर इन चारों में से कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। ईमेल का प्रोटोकॉल जो होता है SMTP है होता है दोस्तों। ओके, ईमेल का प्रोटोकॉल जो होता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। यह जो होता है यह इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP केवल ईमेल भेजने के लिए होता है। प्राप्त करने के लिए IMAP या POP3 का इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य कार्य ईमेल को एक मेल सर्वर
से दूसरे मेल सर्वर तक ट्रांसफ़र करना होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी ईमेल का जो प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन सा होता है, SMTP। और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बराबर पूछा जाने वाला सवाल। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मोडेम का कार्य क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ऑप्शन बी जो है हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, या ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी केवल स्टोरेज है। कौन, मोडेम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में यानी मोडेम का जो कार्य क्या होता है दोस्तों। मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका मुख्य कार्य डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच कन्वर्सन करना है। यानी यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी यानी ऑप्शन दोनों ये भी हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो सही उत्तर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना इज़ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है बड़े बेसब्री से, देखिए डेटाबेस या डाटाबेस और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ओके, यहाँ पर जो है यहाँ पर डाटाबेस और प्रोग्रामिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है SQL का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इज स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि SQL का पूरा नाम क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो SQL का फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन बी में हमें दिखाई पड़ रहा है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा SQL का पूरा नाम यानी फुल नेम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो स्ट्रक्चर्ड मीन्स होता है संगठित, यानी डाटा को क्या करना, व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए। क्वेरी मीन्स क्या होता है, प्रश्न या अनुरोध, डेटा से जानकारी निकालने का तरीका, कैसे निकाला जाता है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, इसे बोलने या लिखने का तरीका। तो SQL जो होता है SQL डेटाबेस में यानी डाटाबेस में डाटा को व्यवस्थित करने, खोजने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर।
DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ओके, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। DBMS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब ये DBMS क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटा को स्टोर, मैनेज और आसानी से इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन DBMS का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों। ओके, हाँ तो दोस्तों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही हमारा परिवार है, बिरसा मुंडा परिवार है दोस्तों। आपका प्रेम ही हमें बेहतर बनाता है दोस्तों। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए सभी को जोहार। जय हिंद, जय भारत।